नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित शर्मा और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल बायोलॉजी विद अर्पित में। और आज मैं लेकर आ गया हूं अपनी प्लेलिस्ट फिजिकल एजुकेशन बाय अर्पित की फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th की फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। आइए देखते हैं आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ये हमारे जो टॉपिक्स होने वाले हैं उन टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। किसी भी टूर्नामेंट में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो हमारी कमिटीज़ होती हैं, टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के दौरान और टूर्नामेंट के बाद में, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर टूर्नामेंट क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नॉकआउट, लीग, राउंड रॉबिन एंड कॉम्बिनेशन, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर्स टू ड्रॉ फिक्चर। किसी भी टूर्नामेंट के जो फिक्चर्स ड्रॉ होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें बाई कैसे दी जाती है, सीडिंग कैसे दी जाती है, लीग टूर्नामेंट का फिक्चर कैसे बनता है, उसमें स्टेयरकेस कैसे बनाया जाता है और साइक्लिक कैसे बनाया जाता है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट दो टॉपिक्स, आपको बधाई हो बहुत बहुत, सीबीएसई ने आपके लिए ये दो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल, इनका मीनिंग वगैरह सब, और स्पेशल स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, ये दो टॉपिक्स कंप्लीटली हटा दिए गए हैं सीबीएसई से। तो आज की वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिट के नाम से हमको पता चलता है प्लानिंग के बारे में बात होने वाली है। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, किसी भी एक स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करने से पहले प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एक स्पोर्ट्स, किसी भी एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने से पहले। तो प्लानिंग क्या है, आइए समझते हैं। प्लानिंग कैन बी अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन टू ब्रिंग अबाउट स्पेसिफाइड रिजल्ट एट स्पेसिफाइड कॉस्ट एट स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी भी एक फ्यूचर एक्शन को अटेन करने के लिए जो उससे पहले के जो स्कीम ऑफ वर्क होता है, जो एक्शंस होते हैं हमारे, उससे पहले के स्पेसिफाइड कॉस्ट पर और स्पेसिफाइड पीरियड में, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम प्लानिंग कहते हैं। बात समझ आ रही है? प्लानिंग एक बहुत ही अहम पार्ट होता है किसी भी एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने से पहले। उस प्लानिंग में हमको क्या करना है वो, कब करना है वो, क्यों करना है वो, कैसे करना है वो, कहां पर करना है वो, और कब करना है। मतलब हाउ, डू, व्हेन, ये सारे, वेयर, व्हेन, कब, कैसे, सब चीज उसमें प्लानिंग में आती है। बात समझ आ रही है? ध्यान से समझिए। सो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हु इज टू डू इट, हाउ इज टू बी डन एंड वेयर इज टू बी डन। ये हाँ, ना, क्यों, कैसे, कब, ये सब जवाब हमको प्लानिंग में डिसाइड करने पड़ते हैं, तभी हमारा प्रोग्राम या कोई भी कंपटीशन सक्सेसफुल होगा। प्लानिंग इतना अहम मुद्दा है कि अगर प्लानिंग नहीं होगी आपका कोई भी फंक्शन या प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होगा। स्पोर्ट्स इवेंट की बात करें तो जितने भी हमारे आईपीएल है, प्रो कबड्डी लीग है, या जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जितने भी टूर्नामेंट होते हैं हमारे, अगर इनकी प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर स्ट्रेटजीज नहीं होगी तो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होगा, कंपटीशन या टूर्नामेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। आईपीएल इतना बड़ा टूर्नामेंट है, ये अपनी सक्सेस गेन करता है किस लिए? क्योंकि इसके पीछे का जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही स्ट्रांग है, प्लानिंग बहुत ही स्ट्रांग है, और इसके पीछे का जो ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ है वो बहुत ही एफिशिएंट है। तो इसलिए प्लानिंग बहुत ही अहम चीज है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग की। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है अवॉइड अननेसेसरी प्रेशर ऑफ लास्ट मिनट हैसल। अगर पर्टिकुलर टाइम पर कोई भी मैनेजमेंट नहीं होगा, प्लानिंग टाइम मैनेजमेंट के बेसिस पर नहीं होगी, तो ये वाली प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हैं। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एग्जाम दे रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड का एग्जाम है, अगर वहां पर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से काम नहीं करेंगे शुरुआत से आखिर तक, तो लास्ट में आपको लास्ट मिनट हैसल मीन्स लास्ट मिनट में हवड़ा तबड़ी होती है। बहुत से स्टूडेंट की लाइफ में कॉमन है,
शुरुआत में वो धीरे धीरे काम करते हैं और लास्ट में मैडम बस 1 मिनट रुक जाओ, मैडम बस 2 लाइन रह गई, मैडम बस 1 वर्ड रह गया, ये जो होती है लास्ट मिनट हैसल होते हैं। ऐसी किसी भी प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है और आपको उस चीज़ का पता है, पर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है। अब शादी में ले लीजिए, पानी खत्म हो गया, वहाँ पर गिलास ले लेके घूम रहे लोग बाग, तो ये क्या लास्ट मिनट हैसल, फिर आप जाओगे पानी वाले के पास कि भाई पानी का कैंपर दे। तो ये लास्ट मिनट हैसल को अवॉइड करने के लिए आपको पर्टिकुलर प्लानिंग चाहिए, पर्टिकुलर टाइम मैनेजमेंट चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एवरी एक्टिविटी। प्लानिंग प्रोसेस इन स्पोर्ट्स ट्राइज टू मेक यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जितने भी हमारे स्पोर्ट्स इवेंट में रिसोर्सेज जितने भी हैं उनका सबका यूटिलाइजेशन एक पॉसिबल मैनर में होना चाहिए, तभी हमारा एवरी एक्टिविटी एफिशिएंट होगी। किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आपको एक एफिशिएंट चाहिए तो उसके लिए आपको जितने भी रिसोर्सेज प्रोवाइडेड हैं वो सभी यूज करने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कीपिंग गुड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज़। जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको गुड कंट्रोल में कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म करवाना चाहिए, जिससे कि टाइम मैनेजमेंट एक पॉसिबल मैनर में कंप्लीट हो। अगर आप किसी स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, कोई भी एक मैच है उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, सुबह से स्टार्ट हुआ और रात तक चलता गया, तो टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा आपका। तो किसी भी एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने से पहले आपका हर एक एक्टिविटी पर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस कमिटीज़। अब जितनी भी हमारी कमिटीज़ होती हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसमें इन सभी कमिटीज़ में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड मैनर में टूर्नामेंट के दौरान इनको काम करना चाहिए। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, एडवर्टाइजमेंट कमिटी। एडवर्टाइजमेंट कमिटी को फाइनेंस कमेटी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको फंड की ज़रूरत होती है जो हमारा प्रोवाइड करेगा फाइनेंस कमेटी, तो इनका कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना ज़रूरी है। बात समझ आ रही है? तो इसी प्रकार से ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव आता है हमारा इंक्रीज क्रिएटिविटी। किसी भी प्रोग्राम को, अगर आपको कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, आपको अपनी बहन की शादी करनी है, तो आप अगर उससे पहले प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको दिमाग में आता जाएगा, यार मैं डांस भी करूंगा, यार मैं ये भी करूंगा, यार मैं ये भी करूंगा, तो क्रिएटिविटी आ रही है ना। प्लानिंग करने से आपको क्रिएटिविटी आ रही है। और अगर आपको बहन की शादी है, आप कहीं बिजी हो, प्लानिंग कुछ नहीं करी, आप अपना आ जाओगे कोट पैंट पहन के अपना आ गए वहां पे, तो आपने कुछ नहीं करा, क्रिएटिव चीज कुछ नहीं करी। इसी प्रकार स्पोर्ट्स में अगर आपको प्लानिंग के लिए टाइम मिल गया तो आपको क्रिएटिव चीज करने का टाइम मिलेगा। स्पोर्ट्स में मेन चीज क्या होती है, जो आपके ऑफिशियल्स हैं, प्लेयर्स हैं और कोचेस हैं, ये आप में क्रिएटिविटी लाते हैं। अगर आपको टाइम मिल गया है कि 10 दिन बाद हमारा ये टूर्नामेंट होने वाला है, तो उससे पहले जो आपको टाइम मिला है, एक प्लानिंग करने का जो टाइम मिला है, उसमें आपको क्रिएटिविटी लाने के लिए ये कोचेज होते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं और आपके प्लेयर्स होते हैं। आप नए शॉट सीखोगे और वगैरह वगैरह। ठीक। सिक्स्थ पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा ये, रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक। किसी भी एक टूर्नामेंट में और किसी भी एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में ये आम है कि गलती होनी ज़रूरी है, गलती होती ही है। मतलब किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के दौरान गलती होती है, पर अगर यही प्रोग्राम और प्लानिंग और टूर्नामेंट अगर एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू हो तो चांसेस ऑफ मिस्टेक बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए प्रॉपर प्लानिंग मिस्टेक्स को घटाती है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। जो हमारा टूर्नामेंट है उसमें जो हमारी कमिटीज लगती हैं, वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं टूर्नामेंट के दौरान, टूर्नामेंट से पहले और टूर्नामेंट के बाद में, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये पूरा लेआउट देखिए, आप ये पूरा लेआउट देखिए। इसमें सबसे ऊपर आता है हमारा टूर्नामेंट डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और चेयरमैन। जो टूर्नामेंट का हमारा हेड होता है, जो टूर्नामेंट को पूरा शुरुआत करता है, टूर्नामेंट की जो डायरेक्टर होता है वो हमारा सबसे ऊपर आता है। फिर आता है हमारा एग्जीक्यूटिव कमिटी, ये डिटेल में पढ़ेंगे अभी। फिर आती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज। ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज के अंदर ये सभी कमिटीज होती हैं। कौन कौन सी? एक्रीडिएशन कमिटी, फाइनेंस कमिटी, पब्लिसिटी कमिटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमिटी, ट्रांसपोर्ट कमिटी,
रिसेप्शन कमिटी, सेरेमनी एंड डेकोरेशन कमिटी, प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट कमिटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमिटी, रिफ्रेशमेंट कमिटी, फर्स्ट एड कमिटी, अनाउंसमेंट कमिटी, कमिटी फॉर ऑफिशियल्स, एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स कमिटीज़। ये आपकी सभी कमिटीज़ होती हैं। अब ये कैसे कैसे क्या होती हैं आइए समझ। तो सबसे पहले आता है हमारा टूर्नामेंट डायरेक्टर, चेयरमैन और द प्रेसिडेंट। डायरेक्टर ऑफ टूर्नामेंट इज द इंचार्ज ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। He has to see everything regarding the tournament and conduct meetings with various committees to organize the tournament successfully. ये जो हमारा हेड होता है, डायरेक्टर होता है हमारा टूर्नामेंट का, ये सभी कमिटीज़ के साथ मीटिंग्स अटेंड करता है, उनको सजेशंस देता है जिससे कि एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जीक्यूटिव कमिटी। ये एक ऐसी कमिटी होती है, जितनी भी ये नीचे हमारी कमिटीज़ प्रेजेंट हैं, जितनी में हमारी कमिटीज़ होती हैं, फाइनेंस कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, इनका एक इम्पॉर्टेंट हेड मेंबर वो एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ का मेंबर भी होता है। एक मेंबर, अगर 5 जनों की टीम है, 5 जनों की कमेटी है, तो उनका जो हेड होगा एक मेंबर, वो एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ का मेंबर भी होगा, जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेगा कमेटी से रिलेटेड। बात समझ आ रही है? अब हम बात करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ क्या क्या होती हैं। ये जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ होती हैं ये क्या क्या होती हैं आइए समझते हैं। फर्स्ट आता है हमारा एक्रेडिटेशन कमीशन कमेटी। वो कमेटी होती है जो हमारे टूर्नामेंट को राइट डिक्लेयर करती है, राइट्स देती हैं, जिससे कि एक प्लेयर है जो पार्टिसिपेट कर सके, प्लेयर को राइट देती है हमारे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। सेकेंड कमेटी हमारी फाइनेंस कमेटी। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्या कमेटी होती है। फाइनेंस कमेटी का काम होता है पूरे टूर्नामेंट का बजट डिसाइड करना, किस काम में कितना पैसा लगना है, वो बजट हमारा फाइनेंस कमेटी डिसाइड करती है। बात समझ आ रही है? इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड आता है हमारा पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी आप सभी जानते हैं, पब्लिसिटी मतलब टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में और सारी जगह सोशल मीडिया पर ये जो हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड न्यूज़ होती है, प्रोग्राम से रिलेटेड रिजल्ट्स होते हैं, वो डिक्लेयर करता है हमारा पब्लिसिटी कमेटी। अब एग्जांपल ले लीजिए, जो हमारा आईपीएल टूर्नामेंट होता है, अगले दिन न्यूज़पेपर में पूरा रिजल्ट आ जाता है कि कल के मैच में किसने कितने रन मारे, क्या स्कोर कार्ड है, कौन जीता कौन हारा। ये सभी पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है कि आईपीएल का रिजल्ट उठाया मैच का और न्यूज़पेपर वालों को दे दिया, उन्होंने न्यूज़पेपर में रिलीज़ कर दिया। बात समझ आ रही है? पब्लिसिटी का काम ये होता है। फोर्थ कमेटी आती है हमारी बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। इसमें हमारा जो अगर आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है और बाहर के ऑफिशियल्स, बाहर की टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली है, तो उनके लिए बोर्डिंग एंड लॉजिंग का काम आपके स्कूल की एक कमेटी का होगा, जिस कमेटी का नाम बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी होगा। इसमें उनका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट एरिया से उठाकर होटल पर लाना या स्कूल में जहाँ पर भी उनको ठहराना है वहाँ तक, और वहाँ से ले गए ट्रांसपोर्टेशन तक। बात समझ आ रही है? ये इनका काम होता है। फिफ्थ आता है हमारा ट्रांसपोर्ट कमेटी। इसमें जितने भी हमारे टीम्स मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं जो बाहर से आने वाले हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का पूरा इंतज़ाम ये ट्रांसपोर्ट कमेटी करती है। और ये टूर्नामेंट के बहुत दिन पहले हो जाता है, जिससे टिकट्स बुक हो जाएं और पूरा अरेंजमेंट हो जाए कि कहाँ पर उनको लैंड होना है, कहाँ पर आना है, कहाँ पर नहीं। ये पूरी, जिससे कि जो भारत की टीम्स आने वाली है उन पर एक अच्छा इंप्रेशन बने और एक अच्छा, उनको कोई भी तकलीफ फेस ना हो, इसलिए ये हमारी ट्रांसपोर्ट कमेटी होती है जो वो हेल्प करती है। सिक्स्थ कमेटी आती है हमारी रिसेप्शन कमेटी। इसमें रिसेप्शन कमेटी का काम होता है गेस्ट को इनविटेशन सेंड करना, और जब गेस्ट आ जाएं उनका वेलकम करना रिसेप्शन कमेटी का काम होता है। सेवंथ कमेटी आती है हमारी सेरेमनी एंड डेकोरेशन कमेटी। जो हमारा पंडाल बनना है, जो हमारी स्टार्टिंग सेरेमनी होती है, पूजा वगैरह, उनका जो पंडाल बनना है या जो भी हमारा अरेंजमेंट होना है डेकोरेशन से रिलेटेड और सेरेमनी से रिलेटेड, प्राइज सेरेमनी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी से रिलेटेड जो भी पंडाल वगैरह का डेकोरेशन होना है, वो सेरेमनी एंड डेकोरेशन कमेटी करती है। नेक्स्ट आती है हमारी प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट कमेटी। जितने भी हमारे मेडल्स हैं, कप्स हैं और जितने भी हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, उनका इंतज़ाम प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट सेरेमनी करती है प्रोग्राम से पहले। नेक्स्ट आती है हमारी ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है और ग्राउंड का पूरी देखरेख, अगर रेस है तो वहाँ पर पूरा ट्रैक बनवाना और क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, उनका पूरी जिम्मेदारी ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमिटीज़ की होती है। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्रेशमेंट कमेटी।
जितना भी हमारा रिफ्रेशमेंट है, उनको पानी देना, उनको खाना देना, उनको जूस देना, उनको सॉफ्ट ड्रिंक देना, ऑफिशियल्स को, प्लेयर्स को और जितने भी हमारे चीफ गेस्ट हैं उन सभी को रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करने का काम रिफ्रेशमेंट कमिटीज़ का होता है। नेक्स्ट आती है हमारी फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी का काम क्या होता है, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है वो फर्स्ट एड कमिटीज़ का होता है। फर्स्ट एड कमेटी उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आती है हमारी अनाउंसमेंट कमेटी। अनाउंसमेंट कमेटी वो कमेटी होती है जो अनाउंस करती है कि ये गेम इस टाइम पर स्टार्ट होने वाला है। इस अनाउंसमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए जिससे ज़्यादा पब्लिक और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स इकट्ठे हो सके। नेक्स्ट आती है हमारी एंट्रीज एंड प्रोग्राम कमिटीज़। जितने भी हमारे प्रोग्राम में आए हैं, जितने भी गेस्ट अटेंड हुए हैं, उन सभी की एक प्रिंटेड मैनर में एंट्रीज एक तरीके से स्टोर करना वो एंट्रीज एंड प्रोग्राम कमेटी का काम होता है, जिससे कि कोई भी अगर दिक्कत हो तो एक पर्टिकुलर वे में ठीक हो सके। तो ये सभी हमारी कमिटीज़ थी जो आपको बता दी गई हैं। ये हमारी टोटल 14 कमिटीज़ हैं, जिनके साथ साथ एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ और टूर्नामेंट डायरेक्टर भी ऐड होंगे। ठीक, ये सभी कमिटीज़ हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है, प्लानिंग करने के लिए हेल्प करती है। तो आप आईपीएल देख रहे हैं तो उनके पीछे 15 से 16 कमिटीज़ का काम होता है, तब जाके कोई प्रोग्राम, कोई भी टूर्नामेंट सक्सेसफुल होता है। बात समझ आ रही है? अब हम बात करेंगे प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कमिटीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टूर्नामेंट से पहले की जाती हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, लॉट ऑफ प्लानिंग की ज़रूरत होती है इन सब में और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में होनी ज़रूरी है। फर्स्ट हम बात करते हैं टू प्लान शेड्यूल ऑफ द टूर्नामेंट विच इंक्लूड फाइनलाइजिंग द डेट, वेन्यू ऑफ द टूर्नामेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू क्या होना है टूर्नामेंट का और कौन सी डेट से कौन सी डेट तक होना है। ये हमारी सबसे पहली बात हो गई। सेकेंड होती है हमारी टू अरेंज द फैसिलिटीज़ विच इंक्लूड इक्विपमेंट्स एंड प्ले फील्ड। जो हमारी प्ले फील्ड है उसको अरेंज करना, अगर ग्राउंड उबड़ खाबड़ है, मतलब उसमें गड्ढे हैं 2-3, उनको सही करना, इक्विपमेंट्स क्या क्या नहीं है उनको अरेंज करना, ये हमारा सबसे पहला काम होता है। फिर हम बात करते हैं टू मेक द बजट ऑफ द टूर्नामेंट। ये हमारा फाइनेंस कमेटी का काम होता है और अप्रूवल चाहिए उनको हायर अथॉरिटीज़ से। अगर आपके स्कूल में कोई भी फंक्शन होना है तो आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होगा वो उस फंक्शन के लिए बजट प्रिपेयर करेगा और वो आपके प्रिंसिपल मैडम को दिखाया जाएगा कि मैम ये आपको पास करना है या नहीं, वो उनका काम है। टू सेंड इंफॉर्मेशन ऑफ द टूर्नामेंट टू द कंसर्न टीम। अब आपके स्कूल में 4-5 टीम्स हिस्सा लेने वाली हैं, इंटर स्कूल होने वाला है, तो आपको उनको जो दूसरी टीम्स हैं उनको इनविटेशन भेजना पड़ेगा, उनको टूर्नामेंट की जानकारी भेजनी पड़ेगी कि कब से कब तक टूर्नामेंट होना है और वेन्यू क्या क्या है। बात समझ आ रही है ना? टू अरेंज ऑफिशिएटिंग टीम्स एंड देयर अप्रूवल्स फॉर सुपरविजन। जो हमारी टीम्स हैं, जो टीम्स के बड़े बड़े मेंबर्स हैं, उनको आप इनविटेशन भेजोगे कि आप आके अप्रूवल दें, आपका जो ग्राउंड्स हैं और जो इक्विपमेंट्स हैं उनका अप्रूवल कर दें एक बार। नेक्स्ट टू प्लान आउट ट्रांसपोर्टेशन फॉर द टीम्स। जितनी भी आपके टीम्स आने वाली हैं आपके वेन्यू पर, उनका ट्रांसपोर्टेशन का जो अरेंजमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। तो ये हमारी प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूर्नामेंट से पहले की, कि भाई टिकट्स वगैरह बुक कर दिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए और टैक्सी वगैरह बुक कर दी। अब आते हैं हमारी ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। द सक्सेस ऑफ टूर्नामेंट डिपेंड्स अपॉन वेदर द टूर्नामेंट इज गोइंग ऑन एज पर शेड्यूल और नॉट। सबसे पहले हम बात करते हैं टू चेक द अरेंजमेंट ऑफ इनॉग्रल सेरेमनी। जो हमारी इनॉग्रल सेरेमनी होनी है, जो स्टार्ट होना है हमारा सेरेमनी का, उसका जो अरेंजमेंट है वो ठीक ठाक होना चाहिए। सेकंड, द रेगुलर चेकअप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टूर्नामेंट। जो टूर्नामेंट हमारा चल रहा है उसका रेगुलर चेकअप होना चाहिए कि भाई वहाँ पर रिफ्रेशमेंट सही हो रहा है या नहीं, वहाँ पर अरेंजमेंट सही है या नहीं, कुर्सी वगैरह अच्छे से रखी है या नहीं, ये सब। टू मेक श्योर द टूर्नामेंट इज़ रनिंग एज पर शेड्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि आपका जो टूर्नामेंट है वो एज पर शेड्यूल चल रहा है कि नहीं, 1 घंटे देरी से तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। टू प्रिपेयर रिकॉर्ड ऑफ द स्कोर शीट। आपका जो क्रिकेट का टूर्नामेंट अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो जो स्कोर शीट होती है उसका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए।
बिल्कुल अच्छे से। ये ड्यूरिंग टूर्नामेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि अगर आप स्पोर्ट्स इवेंट कर रहे हैं कोई, उनका जो स्कोर शीट है, कहीं सेकंड को फर्स्ट बता दिया आपने, या ना, तो प्रॉपर प्रिपरेशन होना चाहिए हमारी स्कोर शीट का। टू अरेंज द रिफ्रेशमेंट फॉर द ऑफिशियल्स एंड प्लेयर्स, ये जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं और जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, जितने भी हमारे गेस्ट हैं, उनको रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करना, खाना प्रोवाइड करना, ड्रिंक्स प्रोवाइड करना, ये सब ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का काम है। टू प्रोवाइड फर्स्ट एड इन केस ऑफ इंजरी ड्यूरिंग टूर्नामेंट, ये नहीं टूर्नामेंट के बाद में उसको ठीक कर रहे हैं, ठीक है, किसी को कोई इंजर्ड हो गया है तो फर्स्ट एड उसी टाइम देनी है आपको। प्रोवाइड डेली प्रोग्रेस ऑफ टूर्नामेंट टू मीडिया, अगर आपका 10 दिन का टूर्नामेंट है तो जो आपका फर्स्ट डे की जो रिज़ल्ट है वो मीडिया को या प्रेस को न्यूज़पेपर में छापने के लिए आपको उसी टाइम देनी पड़ेगी। ये नहीं 10 दिन का पूरा रिज़ल्ट आप लास्ट में दे रहे हैं। रेगुलर अपडेट करना है आपको सभी आपके गेस्ट को। तो ये थी हमारी ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत ही आसान है। लास्ट आती है हमारी पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टूर्नामेंट के बाद की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जिसमें कि जो टीम्स ने आपको सिक्योरिटी दी है, सिक्योरिटी के तौर पर आपको जो भी मनी दिया है 1000 रुपीज़ 500 रुपीज़, वो सभी आपको लौटाने हैं। अरेंजमेंट ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, टूर्नामेंट के बाद में जो प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो आपको पूरा अच्छे से मैनेज करना है। किसको क्या गिफ्ट देना है, क्या ट्रॉफीज़ देनी है और क्या क्या चेक्स वगैरह देने हैं, वो सब। टू मेक प्रेस नोट एंड सेंड इट टू मीडिया, टूर्नामेंट का विजेता कौन है वो सभी डिसाइड कर आप मीडिया को भेजिए। टू मेक द एग्जैक्ट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंसिस, अब लास्ट में सबसे मेन बात, जो हमारा फाइनेंस कमेटी है वो क्या काम करती है, पूरे टूर्नामेंट पे जो भी खर्चा है जो डिसाइड हुआ था वो, और अगर ऊपर नीचे हुआ है तो वो सभी हिसाब किताब हमारा जो डायरेक्टर है, जो चेयरमैन है, जो प्रेसिडेंट है, उसको देना पड़ता है। ये हो गई हमारी पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ आ रही है? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टूर्नामेंट के बारे में। टूर्नामेंट क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, लीग टूर्नामेंट क्या होता है, एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं टूर्नामेंट की। टूर्नामेंट क्या होता है? टूर्नामेंट एक कंपटीशन होता है जिसमें वेरियस टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं एक पर्टिकुलर गेम प्ले करने के लिए एक फिक्स शेड्यूल के अंदर, जिसमें कि एक टीम टूर्नामेंट को जीतती है और बाकी टीम जो है मैचेस लूज करती है और टूर्नामेंट हार जाती है। तो टूर्नामेंट की बात करें तो टूर्नामेंट वेरियस लेवल्स पर ऑर्गेनाइज होता है, जैसे कि जोनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स। ये इसकी अलग अलग लेवल्स होती हैं अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ टीम्स और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ओलंपिक गेम्स, फीफा वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, प्रो कबड्डी लीग, आईपीएल, ये वेरियस और टूर्नामेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट किसी भी फील्ड ऑफ स्पोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। कैसे, आइए समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स स्किल्स। स्पोर्ट्स स्किल का डेवलपमेंट टूर्नामेंट की वजह से होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए आईपीएल का। तो आईपीएल में जो स्पोर्ट्स, जो क्रिकेट खेला जाता है, उसमें वेरियस जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें स्किल्स डेवलप होती है, उन सभी में स्किल्स डेवलप होती है। आप देखिए आजकल आईपीएल में कितने नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, उनकी जो स्किल्स डेवलप होती है। अभी तक वो रणजी खेल रहे थे, अभी तक वो स्टेट लेवल पे खेल रहे थे, जब वो इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, आईपीएल खेलते हैं, तो उनकी स्किल्स डेवलप होती है। बहुत सारे अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलता है। तो डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स, स्पोर्ट्स स्किल इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द टूर्नामेंट। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा हेल्प इन पब्लिकाइजिंग ऑफ स्पोर्ट्स। अब आप अच्छी तरह जानते हैं इस पॉइंट को। ये जो हमारा आईपीएल है, ये टूर्नामेंट है और ये हमारा 2 महीने तक चलता है, कम से कम 2 महीने तक तो चलता ही है। और इससे स्पोर्ट्स इतना पब्लिकाइज हो रहा है, बच्चा बच्चा आजकल आईपीएल देखता है। बात समझ आ रही है ना मेरी? बच्चा बच्चा आजकल आईपीएल देखता है। तो वो किस वजह से? एक स्पोर्ट्स अगर आप 1 महीने तक चल रहा है और उसमें बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया टैलेंट उभर के आ रहा है, तो आप उसको देख रहे हैं। फिर अरे यार कल उसने इतना बढ़िया शॉट मारा था, मैं देखा कर यार, कल हैट्रिक हुई, कल ये टाई हुआ मैच, सुपर ओवर हुआ। तो ये सब पब्लिकाइज हो रहा है, मतलब एक तरीके से स्पोर्ट्स पब्लिकाइज हो रहा है। क्रिकेट पहले के ज़माने में अगर बात करें, ज़्यादा नहीं जानते होंगे, फिर टूर्नामेंट्स हुए, सब टूर्नामेंट ही तो होते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई हुई है, ये सब टूर्नामेंट है, तो पब्लिकाइज हो रहा है, सब देखते हैं इन सभी को। तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है फिर से आईपीएल।
आईपीएल में इतना टैलेंट आ रहा है आजकल, तो गुड प्लेयर्स का सिलेक्शन वहीं से होता है। अभी टीम ऑस्ट्रेलिया गई है इंडिया की, तो ये जो हमारे नए प्लेयर्स गए हैं ये कहाँ से उठे हैं? सभी आईपीएल से उठे हैं। आईपीएल में इनका परफॉर्मेंस इतना बेस्ट रहा, तो वो गुड प्लेयर्स की पहचान है जो इन्होंने आईपीएल में परफॉर्म करा एक अपने सीनियर्स प्लेयर्स के सामने, तो एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। और इनका सिलेक्शन इंडियन टीम में इसी वजह से हुआ कि ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करा इन्होंने। बात समझ आ रही है ना? फोर्थ पॉइंट आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी एंड पीस। अब वेरियस जितने भी हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें इंडिया के अलग अलग पार्ट से प्लेयर्स आते हैं। हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, सभी तरह के प्लेयर्स होते हैं। और ये जो हमारा आईपीएल है इसमें और देशों के जो टीम्स आती हैं, बांग्लादेश से भी आती है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, यहाँ सभी से आते हैं। तो एक यूनिटी बनती है, एक पीस बनती है, काइंड ऑफ ब्रदरहुड बनता है अलग अलग प्लेयर्स के अंदर। तो डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी एंड पीस इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द टूर्नामेंट। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द सोशल इक्वालिटीज। सोशल इक्वालिटीज मीन्स लाइक टॉलरेंस, सिंपैथी, एक दूसरे के प्रति सिंपैथी, कॉपरेशन, एक दूसरे के प्रति कॉपरेशन, कॉपरेटिव बिहेवियर, ब्रदरहुड, डिसिप्लिन, ये सभी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में बहुत ही ज़रूरी होते हैं। दूसरे के चोट लगी तो उसको जाकर देखना, उसकी हेल्प करना, शॉट्स वगैरह प्ले करने में उनकी हेल्प करना, तो ये सभी ब्रदरहुड का जो क्वालिटीज़ हैं ये सभी टूर्नामेंट की वजह से आती हैं। बात समझ आ रही है ना? तो लास्ट इंपॉर्टेंस आती है हमारी डेवलपमेंट ऑफ इथिकल वैल्यूज। इथिकल वैल्यूज कौन कौन सी? ऑनेस्टी, फेयर प्ले एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। अब इतने बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स भी आते हैं, जूनियर प्लेयर भी आते हैं, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट ये कहाँ से बनी? ये जो हमारा टूर्नामेंट होता है इसमें एक टीम में हर एज ग्रुप के प्लेयर्स होते हैं, हर एज ग्रुप के प्लेयर्स होते हैं, और उनके प्रति फेयर प्ले और रिस्पेक्ट ये सभी टूर्नामेंट की वजह से बनती है। टूर्नामेंट में साथ में खेलते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में सोते हैं, तो ये सभी टूर्नामेंट की वजह से होता है। इथिकल वैल्यूज टूर्नामेंट डेवलप करता है। तो ये सभी आपकी इंपॉर्टेंस थी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट कितने टाइप्स के होते हैं ये सभी हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट के बारे में। तो सबसे पहला टाइप आता है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें वेरियस टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, और इसमें एक टीम अगर जीतती है तो वो आगे बढ़ेगी, और अगर एक भी टीम डिफीट हो गई किसी भी मैच में वो टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। मतलब ये है इस टूर्नामेंट में जो टीम जीतती रहेगी, मैच विन करती रहेगी, वो आगे बढ़ती रहेगी, और जो मैच हार गई वो टूर्नामेंट से बाहर। बात समझ आ रही है? ये होता हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट। तो अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ द नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट के क्या क्या फायदे होते हैं? दीज आर लेस एक्सपेंसिव एंड कैन बी फिनिश्ड इन लेस टाइम। जल्दी जल्दी टीम जीतती रहेगी, और जो जो हारती रहेगी वो बाहर होती रहेगी। मतलब जो आगे पहुंचने वाली टीम्स हैं उनका नंबर कम होता रहेगा। तो ये एक तो लेस एक्सपेंसिव होती है, और ये जल्दी खत्म हो जाती है, इनमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ गेम इम्प्रूव्स एज एवरी टीम हैज़ टू परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल टू रिमेन इन द कॉम्पिटिशन। सबसे मेन पॉइंट, आप एक भी मैच अगर हार गए तो हर टीम को डर क्या है? हम बाहर हो जाएंगे। तो हर टीम अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है, तो हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बात समझ आ रही है ना? एलिमिनेशन जो क्वालिफायर्स होते हैं आईपीएल में भी, इसमें दोनों टीम बेस्ट परफॉर्म करती है, इसलिए हमें बेस्ट मैच देखने को मिलता है। बात समझ आ रही है ना? तो ये नॉकआउट टूर्नामेंट का फायदा है कि हमें हर गेम एक बेस्ट लेवल का देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस, क्या क्या नुकसान है, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे नॉकआउट टूर्नामेंट के। फर्स्ट आता है देयर मे बी अ चांस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ गुड टीम्स इन अर्ली राउंड एंड गिविंग चांसेस टू वीक टीम्स टू मूव अहेड। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। डिसएडवांटेजेस क्या है? जो हमारी वीक टीम है वो क्या पता कभी किसी दिन एक अच्छा परफॉर्मेंस दे जाए एक बढ़िया टीम से भी। तो जो स्ट्रॉन्ग टीम होती है कभी कभार उनका चांस होता है कि वो शुरुआती मैच में ही हार जाएं, और टूर्नामेंट का मज़ा वहाँ पर ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक अच्छी टीम शुरुआत में ही बाहर हो जाती है, और जो वीक टीम है वो मैच जीत जाती है, और क्या पता टूर्नामेंट भी जीत जाए। बात समझ आ रही है ना? सेकेंड पॉइंट वही बता दिया इन्होंने, फियर ऑफ डिफीट मेक्स इवन। आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो हर मैच में क्या है कि यार हम हार ना जाए, हार गए तो बाहर हैं, तो वो जो बाहर टूर्नामेंट से बाहर होने का डर है वो साइकोलॉजिकल वीक कर देता है और परफॉर्मेंस में थोड़ा इफेक्ट डालता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा इंटरेस्ट इन द टूर्नामेंट व्हेन सम टाइम्स गुड टीम्स आर एलिमिनेटेड। अब ये इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप कोई टूर्नामेंट देखते हैं उसमें आपकी मनपसंद टीम दूसरे ही मैच में हार जाती है और वो बाहर हो जाती है,
तो आपका टूर्नामेंट देखने का कोई मज़ा नहीं रहेगा, इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टूर्नामेंट की, जो है हमारा लीग टूर्नामेंट। तो अब हम बात करते हैं लीग टूर्नामेंट की। लीग टूर्नामेंट को ही राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहते हैं। लीग टूर्नामेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट होता है। इसमें एक टीम बाकी सभी टीम के साथ खेलती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट। हारना जीतने को साइड रखकर एक टीम हर टीम के साथ खेलेगी और उनका पॉइंट्स स्कोर होता रहेगा। पॉइंट्स के हिसाब से वो फिर आगे उनका एलिमिनेशन राउंड होगा। तो ये एक बेस्ट टाइप ऑफ टूर्नामेंट होता है, बिकॉज इसमें हर एक टीम को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। अगर एक मैच हार गए तो दूसरा जीतने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यही अगर हम बात करें नॉकआउट टूर्नामेंट में, एक अगर हार गए तो बाहर है भैया, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसमें आता है हमारे सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट। अब जितने भी हमारे टूर्नामेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड फार्मूलाज, फिक्सचर्स और जितने भी फार्मूलाज हैं, फिक्सचर्स हैं और बाई कैसे देते हैं, सीडिंग कैसे देते हैं, ये सभी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो पूरी डिटेल इसी बारे में होगी कि फिक्सचर कैसे बनाते हैं, वो हम सभी डिटेल्स में बोर्ड पर पढ़ने वाले हैं, व्हाइट बोर्ड पर। ओके, तो अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ द लीग टूर्नामेंट और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। फर्स्ट आता है हमारा ग्रेटर नंबर ऑफ मैचेस आर प्लेड बाय द टीम्स। इसमें बहुत सारे मैचेस होते हैं। एवरी टीम्स गेट्स द रैंक अकॉर्डिंग टू इट्स एबिलिटी। जितने मैच जीतेंगे उस हिसाब से पॉइंट्स टेबल पे रैंक मिलेगी, तो उनकी एबिलिटी के हिसाब से सब काम होगा। एवरी टीम गेट्स द इक्वल चांस टू शो देयर कैपेबिलिटी बिकॉज दे हैव टू प्ले विद ऑल अदर टीम्स। हर एक टीम को एक बढ़िया चांस मिलेगा उनकी कैपेबिलिटी शो करने का, क्योंकि उनको हर एक टीम के साथ प्ले करना है, चाहे कमजोर हो चाहे स्ट्रांग हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा न्यूमरस चांसेस आर अवेलेबल फॉर प्लेयर्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। एक टीम अगर मैच हार गई तो अगली बार उसको चांस मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का। नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या था, एक मैच हार गए तो बाहर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑडियंस गेट्स अ गुड चांस टू वॉच मैनी मैचेस। लीग टूर्नामेंट में बहुत सारे मैचेस होते हैं और ऑडियंस को एक अच्छा चांस मिलता है हर एक मैच अच्छे से देखने का। बात समझ आ रही है? अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। द टूर्नामेंट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फिनिश एंड नो द विनर। इसमें बहुत लंबा टाइम मिलता है। आईपीएल में ले लीजिए 2 महीने 1.5 महीने तक चलता है और विनर पता लगाने में बहुत टाइम लगता है। अब भले ही आजकल मुंबई इंडियंस ही जीत रही है, पर टाइम लगता है विनर को पता लगाने में। फिर आता है हमारा इट कोस्ट मोर। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा इट कोस्ट मोर। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, सच में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा है, नंबर ऑफ टीम्स ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा होंगे। बात समझ आ रही है ना? थर्ड पॉइंट आता है हमारा इट रिक्वायर्स मोर अरेंजमेंट फॉर स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स एंड टीम्स। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टीम्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ ऑफिशियल्स ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट आता है हमारा अगर एक टीम बार बार हारती जा रही है टूर्नामेंट में, कोई भी टीम है जो पहला हार गई, दूसरा हार गई, तीसरा हार गई, तो वहाँ पर इंटरेस्ट खत्म होता चला जाएगा उस टीम के लिए। वो मैच देखने का इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये एक बहुत ही बेकार बात है। पार्टिसिपेंट्स को भी मज़ा नहीं आएगा, जो अपोजिशन टीम है, स्पेक्टेटर्स को भी मज़ा नहीं आएगा और ऑफिशियल्स को भी, क्योंकि एक टीम लगातार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। बाकी जितना भी बचा है फिक्सचर्स वगैरह और जितना भी सीडिंग वगैरह का काम है, वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं बोर्ड पर। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में जो भी जानकारी मैंने दी है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और MCQs, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवे हैं, आप वहाँ पर जाके उनको देख लीजिए, उनका आंसर दीजिए, मुझे मेल कर दीजिए उनका आंसर्स। मैं आपको विदिन 24 आवर उनका चेक करके आपको आपका रिजल्ट बता दूंगा। तो एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो फिजिकल एजुकेशन में बेस्ट स्कोर कर सकें। और बस तब तक के लिए मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।